नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है करंट अफेयर बूस्टर की हमारी सीरीज में। आइए आज का काम शुरू करते हैं। तो हम सीजन 3 के सेशन 12 पर आ गए हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको सीरीज अच्छी लग रही है। बहुत बढ़िया सेशंस होंगे। आज का थोड़ा लेट हो गया लेकिन कोई बात नहीं, एंजॉय करें, पढ़ें और कमिटमेंट तो हम हमारा पूरा करेंगे ही। वी हैव 50 मोर सेशंस टू गो। कोशिश करेंगे कि इन्हें विद इन अक्टूबर हम पूरी तरह से कंप्लीट कर दें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले अब हम जाएंगे हमारे प्यारे साथी डॉक्टर योगेश कुमार के पास, देहरादून। जैसे कि आप इनके टेस्टिमोनियल से देख ही सकते हैं, इतना प्यारा परिवार और इतनी प्यारी प्यारी बातें आपने लिखा है। आपके परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद, हमारी पूरी टीम का बहुत बहुत प्यार। और वो तीनों बच्चे जो हैं वो घूर घूर के देख रहे हैं कि ये संदीप सर कौन सी ज्ञान की बातें करते हैं कि मम्मी पापा को इतना मजा आता है। तो सभी को हमारा आशीर्वाद। गॉड ब्लेस यू। इसी तरह ज्ञान की गंगा बहती रहे, आपका प्यार बना रहे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपने 5 बार धन्यवाद बोला, हमने 5 बार थैंक यू बोल दिया और 5 बार आशीर्वाद परिवार के 5 सदस्यों को। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आज बात करेंगे अमेरिका के चुनावों की। आपने इतना प्यारा टेस्टिमोनियल पढ़ा, सभी ने दिल खुश हो गया। तो भैया इसी खुश दिल के साथ एक बहुत बढ़िया एनालिसिस अब हम करते हैं। दोस्तों, अब जो अमेरिका में चुनाव में हो रहा है बड़ा रिमार्केबल फेज है। आपको बहुत मजा आएगा। गागर में सागर भर दिया है एडिटर ने इसमें। डोनाल्ड ट्रंप जो रिपब्लिकन पार्टी के बिल्कुल एकदम सत्ताधीश हैं, उनके साथ माइक पेंस खड़े हैं और दूसरी तरफ आपको जो बाइडेन और कमाला हैरिस दिख रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पूरी चुनावी रणनीति में बाइडेन पर हमला करना जारी रखा है और वो बार बार ये बोल रहे हैं कि अमेरिका को दंगाइयों से, लुटेरों से, एंटी नेशनल से कोई बचा सकता है तो मैं यानी कि महामहिम डोनाल्ड ट्रंप ही बचा सकता हूं। और ये जो बाइडेन है ना, और ये कमाला हैरिस हैं और ये डेमोक्रेट्स हैं, इन्होंने सारे अमेरिका के शहरों की सड़कों पे जो आपको भी लूट मार के किस्से दिख रहे हैं, इट्स वेरी स्ट्रेंज, वो सब हो रहा है, ये इन लोगों ने छोड़ दिए सड़कों पे। सोचिए प्यारे दोस्तों, दिस इज सिमिलर टू व्हाट रिचर्ड निक्सन हैड ट्राइड इन 1968 और वो तो जीत भी गए थे। पॉलिटिक्स ऑफ लॉलेसनेस एंड फियर। निक्सन दरअसल पूरी तरह से एंटी इंडिया, एंटी इंदिरा गांधी भी थे। उन्होंने तो 7वां बेड़ा भेज दिया था बे ऑफ बंगाल में बांग्लादेश युद्ध के समय। तो हम 1968 से क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं? आज 2020 में जिस तरह की हिंसा अनेक शहरों में अमेरिका के आज हो रही है, प्रो ट्रंप एंड एंटी ट्रंप के बीच में, लोगों के बीच में, प्रो ट्रंप के कई लोग बंदूकें ले लेके निकल रहे हैं। 1968 में उसी तरह सिविल राइट्स के जो फाइटर थे, ब्लैक और व्हाइट के बीच की जो दूरी कम करने की लड़ाई लड़ी थी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, उनकी हत्या 1968 में हुई थी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो महात्मा गांधी के अनुयायी भी थे और उस वक्त जो भयानक हिंसा फैली थी, तो रिचर्ड निक्सन ने बार बार लोगों को डरा डरा के कि पूरा अमेरिका तबाह हो जाएगा, मुझे वोट दे दो, मुझे वोट दे दो, और वो जीत गए थे। तो हो सकता है इस बार ट्रंप भी जीत जाए। भैया I'm the best, I'm gonna win sir, no sir, not at all, no chances of Biden making it, no sir। निक्सन और अब ट्रंप दोनों ने व्हाइट सबर्बन वोटर्स को अपील किया था और उनके मन में जो अश्वेतों के प्रति और एक जेनोफोबिक फियर पहले से बैठा होता है, उसको कुरेद के इन्होंने उस वक्त निकाला था। और एग्जैक्टली वही काम ट्रंप कर रहे हैं। लेकिन जो बाइडेन क्या कर रहे हैं, उन्होंने पूरी तरह से अपना फोकस पैंडेमिक पर, कुछ हद तक इकोनॉमी पे रखा और बार बार लोगों को बोल रहे हैं कि जिस तरह से पैंडेमिक में 1.5 लाख अमेरिकी गए और इकोनॉमी पूरी तरह से तबाह होती दिख रही है, हम इसके लिए ट्रंप को जिम्मेदार मानते हैं। ट्रंप खुद को मानते ही नहीं जिम्मेदार, और हम सबसे लड़ेंगे और अमेरिका को फिर से वो बनाएंगे जो अमेरिका जाना जाता है और जिसके लिए अमेरिका को सुपर पावर माना जाता है। सो दिस इज द प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन इन अमेरिका। तो मेरा पहला सवाल, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द इलेक्शन और अदर इलेक्शनियरिंग स्टाइल्स ऑफ ट्रंप एंड बाइडेन। वैसे आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? आपके कारण के साथ हमें बताइए। दोस्तों, इंडियाज इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट्स बाय हिस्टोरिक 24%। हम आपके साथ इस पूरे इकोनॉमी वाले मुद्दे पर 5 मिनट में वापस आएंगे। यहां सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं, यह मुद्दा आ जाएगा टुवर्ड द एंड ऑफ द सेशन में। आपको इकोनॉमी के बारे में और बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताऊंगा। बातें तो बढ़िया नहीं है, एनालिसिस बढ़िया है, बातें तो डरावनी है, लेकिन हम वो करेंगे। तो मैंने सोचा सिर्फ आपको बता दूं, वी आर कमिंग टू दैट। अब आते हैं आज के रुपए की बात पे। नॉर्मली रुपया गिरता है तो सब दुखी हो जाते हैं, तो आज आप सब खुश हो जाइए क्योंकि रुपया बढ़ गया है। अब इसका बड़ा टेक्निकल एनालिसिस सरल भाषा में बताऊंगा, अच्छे से समझ लेना, हर जगह काम आएगा। रुपया बढ़ता है या रुपया गिरता है, दरअसल ये आरबीआई पे डिपेंड करता है। ऑल्दो भारत में आरबीआई की ऐसी कोई स्पष्ट नीति नहीं है कि मैं रुपए को इस लेवल पे रखूंगा, पेगिंग तो है ही नहीं डॉलर के साथ, एंड आरबीआई नेवर सेज कि मैं रुपए का ये लेवल रखूंगा या ये लेवल रखूंगा या वो लेवल रखूंगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि आरबीआई इंटरफियर करता है बाजारों में। अभी क्या हो रहा है, पिछले 2-3 महीने से इन्फ्लेशन अचानक से बढ़ गया है, हेडलाइन इन्फ्लेशन, जिसके पीछे छुपा हुआ है फूड इन्फ्लेशन। अब आरबीआई के सामने प्रॉब्लम है कि जीडीपी को बढ़ाने के लिए रेट गिराना भी जरूरी है, पॉलिसी रेपो रेट।
अब रेट गिराते हैं तो लिक्विडिटी बाजार में आती है, तो उससे इन्फ्लेशन और बढ़ता है। ऐसे में आरबीआई अब एक गेम खेल रहा है कि वो रुपए को अप्रिशिएट होने दे रहा है। उससे आरबीआई को ये लग रहा है कि जितना एटलीस्ट इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है वो सब खत्म हो जाएगा, तो हम रेट गिरा भी सकते हैं या एटलीस्ट रेट बढ़ाने नहीं पड़ेंगे और इन्फ्लेशन से लड़ भी लेंगे। तो रुपया इसलिए ऊपर जा रहा है क्योंकि आरबीआई उसको ऊपर जाने दे रहा है, क्योंकि सिस्टम में जो इन्फ्लेशन हो गया है उससे लड़ने के लिए आरबीआई रेट नहीं बढ़ाना चाहता है, पॉलिसी रेपो रेट, तो वो रुपए को बढ़ने दे रहा है। फंडा समझ में आ गया आपको? बस ये है सारी कहानी। तो रीसेंट वीक्स में इन्फ्लेशन बढ़ा है, खासतौर पे फूड इन्फ्लेशन के प्रेशर से। आरबीआई को लगता है कि इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का जो नॉर्मल तरीका होता है कि रेपो रेट बढ़ा दो, रेपो रेट बढ़ा दो, उसके बजाय अब वो रुपए को बढ़ने दे रहा है। हालांकि इससे एक्सपोर्टर्स दुखी हो रहे हैं, इनकम कम हो जाती है, इंपोर्टर्स खुश हो जाएंगे क्योंकि सस्ते हो जाते हैं इंपोर्ट। हालांकि अभी तो इंपोर्ट्स हमारे कोलैप्स्ड हैं क्योंकि डोमेस्टिक इकोनॉमी में कोलैप्स है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन है। यूजुअली आरबीआई रुपए को नीचे लाने के लिए क्या करेगा? डॉलर खरीदेगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाके, लेकिन अभी वो नहीं कर रहा है ऐसा। तो मार्केट को ये सिग्नल मिल गया है, इसलिए रुपया और तेजी से ऊपर बढ़ना शुरू हो गया है। एटलीस्ट इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कंटेन हो जाएगा, रुपया ऊपर होगा तो, क्योंकि अर्थव्यवस्था में अभी रिसेशन है, तो आरबीआई चाहता है कि कम से कम इंपोर्टेड इन्फ्लेशन को तो हम रोकें। आरबीआई कभी भी आईएनआर का, मैं पॉइंट वाइज यहां पे स्क्रीन पे सारे बिंदु आपको बता रहा हूं। ये जैसे मैंने कहा गागर में सागर, छोटा सा एनालिसिस जो आपको हर जगह काम आएगा, मैंने वर्बली अलग से आपको बता ही दिया है। आरबीआई कभी भी एक टारगेट सेट नहीं करता है, लेकिन अभी उसने आगे बढ़ के ये मार्केट को सिग्नल दे दिया कि वेल वी हैव नो प्रॉब्लम इफ इंडियन रुपी अप्रिशिएट। आरबीआई का इतना कहना अपने आप में रुपए को अप्रिशिएट करने के लिए काफी है। बहुत ताकत होती है आरबीआई के शब्दों में, सेंटीमेंट ड्रिवन होता है सब कुछ। स्ट्रॉन्गर रुपी का मतलब होता है आरबीआई को इजी मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में आसानी हो जाती है। आरबीआई के एमपीसी ने हाल में, आपको पता ही है दोस्तों, पॉलिसी रेट को कट किया है, लिक्विडिटी बढ़ाई है। अब समस्या यह है कि आप ग्रोथ बढ़ाने के लिए कट करते हैं, आपने सीआरआर एसएलआर भी कम किया, लिक्विडिटी पुश की, रेपो रेट गिराया। इससे हुआ यह है कि इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस तो बढ़े ही हैं। हालांकि आरबीआई को चिंता नहीं थी, 4% प्लस माइनस 2% में खेल खेल रहा था। सप्लाई साइड के ऐसे अजीबोगरीब प्रॉब्लम आ गए हैं कि इन्फ्लेशन 6% के आगे निकल गया, जो बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि आप स्टैग्नेशन नहीं, आप कॉन्ट्रैक्शन के भयानक दौर में हैं, और ऐसे में इन्फ्लेशन, तो आप तो स्टैगफ्लेशन के बड़े भीषण संकट में फंस जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, आरबीआई चाहता है कि रुपया मजबूत हो जाए। समझ में आ गया? आरबीआई का एनालिसिस कहता है कि रुपये में 1% का मूवमेंट ऊपर या नीचे हमेशा सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन में 0.15% यानी 15 बेसिस पॉइंट का ऊपर या नीचे असर डालता है 5 महीने से। मतलब आज रुपया 1% ऊपर बढ़ा तो 5 महीने बाद सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन 0.15%, 15 बेसिस पॉइंट ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, इन्फ्लेशन गिरेगा। और अगर आज रुपया 1% नीचे गया तो इन्फ्लेशन उतना ऊपर चला जाएगा, रिवर्स ही जाएंगे नेचुरली। ये रिलेशन याद रखना, ये उनके ही एक डेप्यूटी डायरेक्टर का रिसर्च पेपर था। तो आरबीआई ये कहता है अभी फिलहाल आईएनआर को अप्रिशिएट होने दो, आईएनआर यानी इंडियन रुपी, ताकि हमारी लूज मॉनेटरी पॉलिसी ग्रोथ को पुश करते चले, क्योंकि हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। पूरी कहानी समझ में आ गई? तो हमारा अगला ऑफिशियल सवाल, जो वॉलंटियर्स क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं, कमेंट्स में लिख रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू। आते ही सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हमारा अगला सवाल नोट करें, एक्सप्लेन द philosophy of RBI behind allowing the Indian rupee to appreciate recently। और ये कल हुआ और उसके बाद आज के दिन में रुपया थोड़ा सा डिप्रिशिएट भी हुआ है। कहने का मतलब यह है कि आरबीआई मोटे तौर पर इसके एप्रिसिएशन के खिलाफ नहीं है। मजा आया आपको? दोस्तों, एक अच्छी खबर है, 4 महीने तक विनिर्माण सिकुड़ता रहा, कॉन्ट्रैक्ट होता रहा, लेकिन पीएमआई जो होता है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, मार्केट आईएचएस वाले जो इसको करते हैं कंडक्ट, सैकड़ों मैनेजर्स की सर्वे होती है, उसमें 52 आया है अगस्त का। कोई भी वैल्यू जो पीएमआई की सर्विसेज की हो, मैन्युफैक्चरिंग की हो, 50 के ऊपर गई मतलब वो सेक्टर एक्सपांड हो रहा है, 50 से कम गई मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और पीएमआई काफी लीडिंग इंडिकेटर आजकल माना जाने लगा है। हालांकि एक प्राइवेट कंपनी करती है ये काम, सर्वे के काम आरबीआई भी करता है, प्राइवेट लोग भी करते हैं, सभी लोग करते हैं। तो 4 महीने के लगातार संकुचन के बाद, कॉन्ट्रैक्शन के बाद फाइनली विनिर्माण का क्षेत्र अगस्त के महीने में एक्सपांड हो रहा है और 52 हो गया है। लेकिन जो बहुत 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 खतरनाक बात है वो ये, एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स अक्रॉस द बोर्ड लगातार गिरते जा रहे हैं। जी हां, ये बहुत खतरनाक सच्चाई है। भारत में नौकरियों का सृजन तो छोड़ दीजिए, अक्रॉस मैन्युफैक्चरिंग नौकरियां लगातार कम हो रही हैं और कंपनियां उसके अलग अलग कारण दे रही हैं। लेकिन हम समझते हैं लेबर डिसलोकेशन भी है, और दूसरी बात, कंपनियों को खुद को नहीं पता
कि कल किसने देखा कल क्या हो जाए, इसलिए कंपनियां अभी फ्रेश नौकरियां देने के फेवर में तो है नहीं। तो मेरा अगला सवाल नोट करेंगे, द PMI ऑफ 52 इज गुड न्यूज बट द लैक ऑफ न्यू जॉब जनरेशन इज बैड न्यूज, एक्सप्लेन दिस प्रेडिकमेंट। प्यारे दोस्तों, दुनिया भर के स्कूल फाइनली रीओपन हो रहे हैं। करोड़ों 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 बच्चे अंततः अब मास्क लगा के स्कूल जाना शुरू करेंगे, और ये तब जब दुनिया भर में अभी कोरोना वायरस क्राइसिस पर नियंत्रण नहीं पाया गया है। लेकिन अब देशों को लग रहा है कि बहुत हुआ, पूरा साल खराब हो जाएगा, एक पूरी पीढ़ी का एक साल खराब होगा, उससे तो अच्छा है कि अब प्रिकॉशंस के साथ स्कूल को शुरू किया जाए। और यह हो रहा है चाइना, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, इजराइल में। चाइना का दावा है मैंने तो कंट्रोल कर लिया है, बाकी देशों ने ऐसे दावे नहीं किए हैं। और ये सभी प्यारे प्यारे नटखट मासूम बच्चे मास्क लगाकर वहां दिख रहे हैं। वैसे तो आप भी नटखट और मासूम ही हो भैया। और कोरोना वायरस की इस क्राइसिस के चलते भारत में धीरे धीरे वॉलंटरी ओपनिंग स्कूल की सितंबर से करने का सरकार सोच रही है। अब देखिए, ये तो वीक टू वीक हमें पता चलेगा। अनफॉर्चुनेटली भारत में वी हैव हैड द वर्स्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड। We have had the worst of contraction in the world in the April, May, June quarter, and we have had the worst of the infection and death number now today. इसलिए हमारी स्थिति विकट हो गई है। हमारी स्थिति दुनिया से अभी थोड़ी सी अलग जा रही है। हम कॉन्फिडेंटली कह नहीं सकते हैं दोनों फ्रंट्स पे क्या होगा, क्योंकि दोनों में हालत खराब है। बाकी दुनिया में ऐसा नहीं है, कम से कम किसी एक चीज में वो लोग ठीक चल रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये तो कदम कदम पर हर घड़ी बदलती है रूप जिंदगी वाली कहानी है। तो हमारा अगला सवाल नोट करेंगे, व्हाट शुड बी इंडियाज पॉलिसी रिगार्डिंग रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस। प्यारे दोस्तों, आप में से कई लोगों ने मुझे कहा कि सर अब ये कोरोना वायरस की खबरें लेना बंद करो। कैसे बंद कर दें? ये तो पूरा पूरा असर डाल रहा है आप पर, मुझ पे, समाज पे, इकोनॉमी पे। और मैं कोशिश करता हूं कि फैक्चुअली, एनालिटिकली आप तक बातें लाऊं, नई नई बातें लेकर आऊं। मैं जानता हूं कुछ चीजें कोरोना की रिपीटेटिव भी हो रही हैं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन दोस्तों, ये खबरें हम लाते रहेंगे जब तक ये क्राइसिस चलती रहेगी, क्योंकि वो हमारी ड्यूटी है। इसको पढ़ना आपके लिए जरूरी भी है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, कुछ और महीनों की बात है, दिस टू शैल पास। प्यारे दोस्तों, एक बहुत अच्छी खबर यह आ रही है सामने कि चीन से परेशान होकर एक और हम बना रहे हैं क्वाड, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। पता है ना भैया, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। लेकिन हिंद प्रशांत क्षेत्र का पूरा व्यापार जो है वो चीन की सप्लाई चेन पर आधारित है। हम चाहते हैं कि चीन की उस सप्लाई चेन को हम तोड़ने का काम करें, और उसके लिए इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया अब क्या कर रहे हैं, उन्होंने इस क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला की एक नई पहल चालू की है कि ये आपस में एक फ्री, फेयर, इंक्लूसिव, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, ट्रांसपेरेंट, प्रेडिक्टेबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट अगर बनाना है तो ये देश आपस में सप्लाई चेन्स को इंटीग्रेट करने का प्रोजेक्ट इस साल शुरू करने वाले हैं। अगर ये सक्सेसफुल हो गया, भारत को बहुत फायदा हो सकता है। बहुत सारी कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू कर सकती हैं, जॉब्स आ सकती हैं। एकदम कल के कल नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट चाइना को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से हम जवाब दे रहे हैं। मतलब एप्स वगैरह हम बैन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं। उससे भारत के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ऐप्स को खरीद भी रहे हैं, खुद के सुपर ऐप्स भी ला रहे हैं, वो सब हो रहा है। उसके अलावा हम एक सप्लाई चेन बनाकर स्ट्रक्चरली मैन्युफैक्चरिंग में चीन को झटका देना चाहते हैं, विच इज एक्चुअली नॉट अ बैड आइडिया रियली, क्योंकि इससे चाइना के व्यवहार को सुधरने का एक मौका मिलेगा। क्योंकि चीन को पहली बार यह डर लग सकता है दैट आई एम नॉट ट्रूली द इनविंसिबल पावर दैट आई थिंक आई एम। अभी तो चीन को वो धोखा हो ही गया है। धोखा नहीं है, एक्चुअली है, क्योंकि 14.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। और अब उनका दावा है, जो शायद झूठ होगा, कि हम ग्रो कर रहे हैं। मुझे लगता है भी वो 0% पे, थोड़ा बहुत संकुचन पे होंगे। बोल रहे हैं हम पॉजिटिवली ग्रो कर रहे हैं, लेकिन 20-30% से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, ये तो तय है। तो वो एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत इन्वेस्ट किया, तो हमसे 20-30 साल वैसे ही आगे निकल गए, और खुद को अमेरिका के समकक्ष मानते हैं। इसलिए दूसरों को वो बिल्कुल ऐसा समझते हैं हम किसी को भी दबा सकते हैं। इस लाइट में हमारा जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ अलाइन होना क्वाड के लिए और सप्लाई चेन के लिए इज अ गुड साइन। ये हमें फायदा ही देगा, नुकसान तो नहीं होगा। तो मेरा अगला सवाल नोट करें प्यारे दोस्तों, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द बेनिफिट्स एंड द लिमिटेशंस ऑफ द सिक्योरिटी क्वाड्रिलैटरल आर्किटेक्चर एंड द प्रपोज सप्लाई चेन इनिशिएटिव ऑफ इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस। प्यारे दोस्तों, IMF की इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ जी ने, अब हम हमारे इकोनॉमिक के पूरे एनालिसिस पर आ गए हैं। हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ी कुछ बातें मैं आप तक लाऊंगा, फटाफट आपको बताऊंगा, यहां तक सब कुछ कवर करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए। याद रखिएगा, मैं आप तक सारे फैक्ट्स, फिगर, तो सच्चाइयां लाने का काम कंटिन्यूअसली सीए बूस्टर में सीजन 1 से कर रहा हूं। आज हम सीजन 3 में 60 सेशन 1 में, 2 में, और आज हमारा इसका 12वां सेशन आ गया है। और मैं तो जैसा होता है आपके सामने प्रेजेंट करता हूं, और जो समझदार लोग हैं, खुले दिमाग से देखने वाले हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बहुत ज्यादा अभी तक प्रभावित नहीं हुए हैं, उन्हें बातें समझ भी आती हैं, जो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। प्यारे दोस्तों, गीता गोपीनाथ, चीफ इकोनॉमिस्ट IMF, उन्होंने कहा है कि यह है दुनिया के
क्वार्टर के आंकड़े अप्रैल में जून के। अब इससे तो आप डाउट और डिस्प्यूट नहीं कर सकते। गीता गोपीनाथ ने पूरा कंपैरिजन दे दिया, भारत के आंकड़े वही हैं, इनका 1-8% ऊपर नीचे उसको इग्नोर करो। चाइना का उन्होंने बोला है कि ग्रोथ हुआ है, मैं उसको पूरी तरह से नहीं मानता हूं, कुछ ना कुछ उनका कम रहा होगा, लेकिन बाकी पूरी दुनिया में तो कॉन्ट्रैक्शन ही कॉन्ट्रैक्शन। अमेरिका का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है 9.1%, भारत का यह 25.6% बता रही है, ये अप्रैल मई जून का है। और इंडिया हैज क्लियरली डन द वर्स्ट, इसमें अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। दुनिया में सबसे खराब जीडीपी की ग्रोथ यानी कि कॉन्ट्रैक्शन भारत का रहा है, यह बात पूरी तरह से साबित है। इसमें मैंने आपको कल क्या बोला था याद कीजिए कि एक्चुअली ये फिगर जो सीएसओ ने एनएसओ ने दिए हैं ये अभी और बिगड़ेंगे, क्योंकि सारा डेटा ही इकट्ठा नहीं हुआ, इनफॉर्मल सेक्टर का सारा डेटा नहीं आया है। और ये बात मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ आज, वो की वो बात मैंने भारत के धुरंधर एक्स चीफ स्टैटिस्टिशियन जो रहे हैं भारत के, प्रणब सेन, बहुत बहुत बड़ा नाम है प्रणब सेन का, उन्होंने ये कहा है कि भारत का एक्चुअल तो 32 से 35% तक हो सकता है। मैंने कल आपको 40% का फिगर दिया था, प्रणब दा ने 32 से 35% का दे दिया है। ये इनका यूट्यूब पे वीडियो मैंने लिंक दिए, इसको जरूर देख लेना, तुम्हारे सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। एनीथिंग दैट प्रणब सेन सेज, नॉर्मली भारत सरकार भी कभी इंकार नहीं करती है, चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया रह चुके हैं, और जीडीपी और स्टैटिस्टिक्स के मामले में ही इज द डैडी। ये हो गए सुदीप तो मुंडल हो गए, इन लोगों की बात को कभी कोई मना नहीं करता है, टालता नहीं है, इनकी बातें बिल्कुल फाइनल वर्ड होती हैं। इनका वीडियो आप जरूर जरूर देख लेना, ये मैंने लिंक कर दिया भैया इसमें। तो इनका कहना यह है कि आज ये जितना कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है एक्चुअली इससे थोड़ा ज्यादा ही निकलेगा, और इनका कहना है कि मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है देखकर ये जो सारा डेटा आ रहा है, इस पे भारत सरकार की जो प्रतिक्रिया है, इट इज वेरी बैफलिंग, इट इज एज इफ नथिंग हैज हैपेंड। तो पता नहीं सरकार का क्या प्लान है, बट वी आर वेरी सरप्राइज एट दीज ड्रास्टिक फिगर। देयर इज प्रैक्टिकली नो स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब ये बात तो मुझे भी आश्चर्यचकित तो कर ही रही है, प्रणब सेन को भी कर रही है, मतलब मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, तो आई एम नॉट डेफिनेटली इन द रॉन्ग एंड आई एम ऑल्सो सरप्राइज फॉर द राइट रीजन। प्यारे दोस्तों, तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, बाकी की चीजें तो क्या ठीक है, हायर जीडीपी ग्रोथ वाज ऑलवेज द इंश्योरेंस पॉलिसी। अब मैं जो बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। देखिए 2020 से 2030 का जो पीरियड है वो आपके लिए, यंग लोगों के लिए, मेरे जैसे यंग लोगों के लिए भी, आप हैं 19, 20, 21, 22 के, मैं 24 का हूं, हम सब यंग लोगों के लिए 2020 से 30 का जो डेकेड है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है भारत का। वर्किंग एज पॉपुलेशन इज मोर देन द किड्स एंड दोज हु अबव 65। तो आज अगर हमारे यहाँ 16 से 64 उम्र के लोग 50% से ज्यादा हैं तो हमें नौकरियां बनानी पड़ेंगी। 2018 में जो हमारा 37 साल का डेमोग्राफिक डिविडेंड शुरू हुआ 2055 में खत्म होगा, इसमें सबसे डिफाइनिंग फेज है 2020 से 2030। अब अगर इस साल इतना जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट साल भर में होता है, अभी तो एक तिमाही का है, अगर साल भर का ये फिगर 15-20% का हुआ, इससे निकलते 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 पॉजिटिव होते होते आपको 2 से 3 साल आगे और लग जाएंगे, तब तक 2024 आ जाएगा। उसके बाद आप ग्रोथ करना शुरू करेंगे, तो जो स्टेडी ग्रोथ 5-7% की 8 की चाहिए वो आपकी ऑलरेडी माइनस में, फिर ऊपर तो पर कैपिटा इनकम कब ग्रो होगा। तो आप विश्व शक्ति वगैरह बनना तो छोड़ दीजिए, विश्वगुरु, यहां प्रॉब्लम हो जाएगी लोगों की पर कैपिटा इनकम की, डेमोग्राफिक डिविडेंड की, फॉर्मल सेक्टर जॉब जनरेशन की। ये रियल चैलेंजेस हैं इंडिया के। बाकी के जो भी दूसरे चैलेंजेस है वो अपनी जगह हैं, पर अंदर से अगर इकोनॉमी कमजोर हुई तो क्या आप जानते हैं सबसे बड़ा नुकसान भारत को क्या होगा? आपको, मुझे तो नागरिकों के रूप में होगा। भारत देश को क्या नुकसान होगा पता है? Our strategic voice in the world will weaken। दूसरे देश हमको कमजोर समझना शुरू करेंगे। जिस देश की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे जाती है लोग उसको हमेशा सलाम करते हैं। जिस देश की अर्थव्यवस्था लगातार ऐसी जाती है या बिल्कुल लड़खड़ाती है, लोग बोलते हैं ठीक है यार, मतलब ठीक है। Nobody really salutes you। हमें ये बहुत ध्यान रखना है। If we are expecting our geopolitical heft and our strategic respect to be maintained, हमें कुछ भी करके हमारे पुराने ग्रोथ फिगर्स लाने होंगे। ये मैं बात दिल से कह रहा हूं, अगले 5 सालों में हम सब देखेंगे, मैं भी यही हूं, आप भी यही हैं, और हम देखेंगे कि क्या होगा। तो हायर जीडीपी ग्रोथ भारत का सबसे बड़ा इंश्योरेंस पॉलिसी होता था। अनफॉर्चुनेटली हम पूरी तरह माइनस में चले गए, और वो भी दुनिया में सबसे नीचे, बड़ी इकोनॉमीज में। बाकी हमसे नीचे 2 और इकोनॉमी है छोटी छोटी। प्यारे दोस्तों, आज लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी चिंता होनी चाहिए, एक है इन्फ्लेशन और दूसरी है अनएम्प्लॉयमेंट। दुर्भाग्यवश इन्फ्लेशन अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा दिक्कत का कारण बन रहा है, मैंने आज आपको आरबीआई का बता दिया है। और दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट। नौकरियां तेजी से तबाह हो रही हैं, और सरकार बहुत तेजी से सेक्टर आफ्टर सेक्टर प्राइवेटाइजेशन कर रही है, क्योंकि सरकार को अपनी फिस्कल रिसोर्सेज चाहिए। अब उस चक्कर में प्राइवेट कंपनियां वैसी सरकारों से कम नौकरियां देंगी, तो एक चौतरफा अटैक नौकरियों पे हो जाएगा। इंटेंशनली नहीं हो रहा है कुछ भी, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट वही होगा।
तो ये कहीं ना कहीं देश को सोचने की बात है कि हम कौन सा इकोनॉमिक मॉडल फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा जीवन, आपका जीवन, हम सबका जीवन इससे प्रभावित होने वाला है। हम किसी भी विचारधारा के हों, अल्टीमेटली नौकरी नहीं रहेगी, काम नहीं रहेगा, तो एक स्टेज के बाद तो वो पिंच करेगा ही। आपको समझ में आ गया? इस पर मेरा एक सवाल नोट करें। What is the global comparison presented by Geeta Gopinath of IMF as far as economic contraction is concerned? और ये बहुत यूजफुल जीडीपी का चार्ट है, इसको संभाल के रखिएगा। इस वीडियो को यूट्यूब पे देख लेना। प्रणब सेन ने जो बोला है समझने की कोशिश करना। जीडीपी का लेक्चर है पूरा, ये बहुत मजा आएगा आपको। अगला, वाई वॉज अ पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ रेट ऑलवेज एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर इंडिया स्ट्रेटेजिकली? ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली। अगला, अब आप देखेंगे ये हिंदू का पूरा एक इन्फोग्राफिक आया है, बहुत ही प्यारा इन्फोग्राफिक है, जिसके साथ हम इसकी एक समरी लेकर फिर ऑटो मार्केट पे जाएंगे। समरी ये है कि दुर्भाग्यवश हमें पैंडेमिक और जीएसटी दोनों में वर्स्ट मिला है। हमारे पैंडेमिक के इन्फेक्शन नंबर्स और डेथ नंबर दोनों दुनिया में हाईएस्ट हो गए हैं अब, मतलब डेली वाले, और इकोनॉमी हमारी मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब लॉकडाउन से हमको फायदा ही नहीं हुआ है, और हम कहीं ना कहीं एज अ कंट्री, मतलब टॉप लेवल टीयर 1 गवर्नमेंट, टीयर 2 गवर्नमेंट, टीयर 3 गवर्नमेंट एफर्ट को सिंक्रोनाइज करने में फेल हो गए हैं, और ये लोकलाइज लॉकडाउन अब बहुत तकलीफ दे रहे हैं। तो जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन शार्पेस्ट, पैंडेमिक इंपैक्ट द वर्स्ट, ये मोटे मोटे तौर पर कहानी है। अब दुनिया में एक सर्वे हुआ कि भैया लॉकडाउन स्ट्रिंजेंसी सबसे ज्यादा कहां थी, यानी कड़कपना। भारत को उसमें 100 में से 100 मार्क मिले कि भारत के सबसे भयानक लॉकडाउन थे। तो भाई अभी तक तो फिर हमारी जो स्टेट कैपेसिटी थी उसने इन लॉकडाउन्स का फायदा लेके अभी तक तो पूरी तरह पैंडेमिक को दबा देना चाहिए था, तो वो स्टेट कैपेसिटी मिसिंग है। इसका मतलब, इसका और कोई दूसरा मतलब तो हो नहीं सकता ना। तो ये है पूरी कहानी। हालांकि अलग अलग लोकलाइज सक्सेसेस यहां वहां हमें मिल रही हैं, लेकिन आज हम एक पैन इंडिया बात कर रहे हैं, तो आई होप आपको बात समझ में आ गई। मेरा अगला सवाल नोट करें। इंडिया फेस्ड अ डबल वहमी अक्रॉस 2020, व्हाट वॉज इट? तो ये डबल वहमी जो स्क्रीन पर है उसी की बात कर रहे हैं। ये ऑटोमोबाइल सेक्टर की कहानी है। इसको जब आप पढ़ेंगे आपको एक चीज समझ में आएगी, इसमें तो डिटेल भी बहुत कुछ है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ के। कमर्शियल व्हीकल सेल्स ग्रोथ हैज जनरली कोलैप्स्ड। और अभी क्या हो रहा है कि सेकेंड हैंड मार्केट में ही गाड़ियां बिक रही हैं, खरीदी जा रही हैं। ये चिंता का विषय है, क्योंकि ऑटो मेकर्स के लिए ये अच्छी बात नहीं है। तो ये था हमारा इकोनॉमी का पूरा अपडेट। उम्मीद करता हूं आपको मैंने सारे लेटेस्ट फिगर्स दे दिए। ये सब एक्चुअल ऑथेंटिक फिगर्स हैं, भारत सरकार के ही आंकड़े हैं, सीएसओ के सारे, इसलिए इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। इनको समझें और जानें। अब आते हैं जीएसटी पर। अगस्त जीएसटी का कलेक्शन गिर गया, लेकिन मजे की बात देखिए, कंपनसेशन सेस जिसको लेकर सारा झगड़ा चल रहा है, अगस्त में वो बढ़ गया। तो कंपनसेशन सेस का कलेक्शन अगस्त में हुआ 7,215 करोड़ रुपए, जो पिछले साल अगस्त 6,822 करोड़ से ज्यादा था। कंपनसेशन सेस का ही सारा झगड़ा है, तो वो बढ़ गया। अगस्त के जीएसटी के कलेक्शन गिर गए हैं। जीएसटी काउंसिल इज सीज विद द मैटर ऑफ कंपनसेशन सेस, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स, स्पेशली नॉन बीजेपी स्टेट्स ने मना कर दिया एक्सेप्ट करने से पूरा फॉर्मूला सेंटर का। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि लोकल जीएसटी कलेक्शंस आर नॉट बैड। अब ये बहुत अच्छा इंसाइट है। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि जीएसटी व्यवस्था स्टेबल हो गई है, हालांकि लोअर लेवल पे जाके स्टेबल हुई है, और लोकल जीएसटी कलेक्शन इतने खराब नहीं आ रहे हैं। तो गिरा क्यों जीएसटी? क्योंकि इंपोर्ट्स पे लगने वाला जीएसटी क्रैश हो गया, क्योंकि इंपोर्ट क्रैश हो गए, क्योंकि एक्टिविटी क्रैश हो गई है। तो जैसे जैसे, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी भारत सरकार करवा रही है, बहुत से प्रोडक्ट्स ही बंद करवा दिए इंपोर्ट, तो उन पे लगने वाला जीएसटी भी गिर गया। तो जैसे जैसे लोकल प्रोड्यूसर्स उनको रिप्लेस करना शुरू करेंगे तो जीएसटी बढ़ जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। अभी कितना सही कितना गलत ये तो एक साल बाद ही पता चलेगा। बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि जीएसटी एक लोअर लेवल पर धीरे धीरे स्टेबलाइज होता दिख रहा है, बट दैट इज नॉट द लेवल दैट द स्टेट्स वांटेड। स्टेट्स को जो पैसा चाहिए वो तो उनको आज चाहिए, और अभी 4-5 दिन बाद फिर से मीटिंग होने वाली है, और स्टेट्स ने, लगभग 10 स्टेट्स ने बोल दिया है कि हमें आपका फॉर्मूला मंजूर नहीं है, हमें हमारे पैसे दो। पैसा मांगता, आज मांगता। सेंटर बोल रहा पैसा मांगता, जब हमारे पास पैसा नहीं होता तो तुमको पैसा कैसा देता। तो देखते हैं दोस्तों क्या होगा आगे। पैसा। हमारा अगला क्वेश्चन नोट करें। एक्सप्लेन द प्रेजेंट ट्रेंड इन जीएसटी एंड जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस कलेक्शन। एक बड़ा अच्छा एडिटोरियल आया, मैंने सोचा आपकी नजर में आना चाहिए। पीडीएफ निकाल के पूरा पढ़ लेना प्यारे दोस्तों। पीडीएफ की लिंक पहले कमेंट में मिलती है। विल इंडिया लूज बांग्लादेश एज एन एलाई?
तो क्या भारत बांग्लादेश को एक दोस्त के रूप में खो देगा? बांग्लादेश हमारा सबसे पक्का दोस्त है, उसको आज़ादी हमने करवाया, तो बांग्लादेशी इस बात को जानते हैं, भारत से बहुत प्यार करते हैं, बहुत हमारा डिटेल रिश्ता है, गहरा रिश्ता है, रोटी बेटी का रिश्ता देशों के बीच में रहा है, जैसा नेपाल के साथ हमेशा से रहा है। और उसके अलावा बांग्लादेश की सभी सरकारों ने जनरली प्रो इंडिया स्टैंड रखा, शेख हसीना अवामी लीग ने तो हमेशा ही रखा है। प्रॉब्लम ये हो रही है अब कि पिछले 12 महीने में रिश्तों में बहुत खटास आई, सीए और एनआरसी को लेके, आपको पता ही है ना, वो तो मैं कितनी बार आपके साथ शेयर भी कर चुका हूं, उसमें जिस तरह के भाषण दिए गए वगैरह, उससे बांग्लादेशी, भाई बांग्लादेशी द टर्माइट्स इन इंडिया, ये नेशनल टीवी पे धनाधन बोला गया है, तो वो नोट हुआ है वहां पर, और उन लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, वहां की सरकारों ने प्रोटेस्ट किया डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिप्लोमेटिक चैनल से। इसको इंटरनल पॉलिटिक्स समझ के एक मिनट छोड़ देते हैं, लेकिन वो तनाव था, उसके बावजूद रिश्ते बढ़िया हैं। अब क्या हो रहा है लेकिन कि चीन बदमाशी पे उतर आया है, एंड इट इज डैंगलिंग मल्टीपल कैरेट्स फॉर बांग्लादेश। और चीन वही कर रहा है जो वो करता है, अपनी फाइनेंशियल ताकत। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जियो स्ट्रेटेजिक ताकत बनने के लिए पहले आपको फाइनेंशियल ताकत बनना पड़ेगा। दोस्तों, ये मेरी जेन्युइन चिंता है कि अगर अभी जो कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है ना, साल का कॉन्ट्रैक्शन 10, 15, 20% तो हो गई होगा पूरे साल का, दुनिया हमें कमजोर समझना शुरू कर देगी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि दुनिया ऐसा नहीं मानेगी, दुनिया वैसे ही मानती है। अल्टीमेटली सबसे बड़ा रुपया, अगर आपकी जीडीपी कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव है तो दुनिया समझती है कि भाई दे हैव गॉट द फंडामेंटल्स इन प्लेस। लेकिन क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर अगर आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हो तो दुनिया बोलती वेल, क्या हमें यहां निवेश करना भी चाहिए? आप सोचिए ना, आप एक फॉरेन इन्वेस्टर हो, अमेरिका में बैठे हो, और आप सोच रहे हो कि यार मुझे $5 अरब निवेश करना है। अब आप बोलेंगे सर जियो में तो आ गए ना इतने अरब। इंडिविजुअल कंपनीज की बात मत करो यार, इंडिविजुअल विनर्स और लूजर्स वो एक अलग बात होती है। आई एम टॉकिंग एज अ कंट्री। अगर इस कंट्री में निवेश करने की बात कोई करेगा तो वो पहले क्या बोलेगा, इसको थोड़ा भी स्टेबल हो जाने दो, क्योंकि पता नहीं डिमांड आएगा कि नहीं आएगा। मैंने लगा दिया $2 अरब का प्लांट और कुछ हुआ ही नहीं तो क्या? आप बात समझ रहे हैं? तो इन्वेस्टमेंट के नजरिए से भी बहुत जरूरी होता है। हेंस टुडे द चैलेंज फॉर इंडिया इज कि उसको स्टेबलाइज करो। आई एम श्योर सरकार सोच ही रही होगी, एक्शन की उम्मीद है, और एक एक क्वार्टर निकलता जा रहा है। जितना जल्दी स्टेबलाइज हो सबके लिए अच्छा है, सरकार के लिए, खुद के लिए अच्छा है। एक स्टेज के बियॉन्ड तो भाई लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम तो मुखर हो ही जाएंगे लोग। अब ऐसे में चाइना इस बात को समझता है, और बांग्लादेश के स्ट्रेटेजिक लोकेशन को देखते हुए इट इज डैंगलिंग मल्टीपल कैरेट्स, इकोनॉमिक, ट्रेड, मिलिट्री, पोर्ट्स, स्ट्रेटेजिक, डिप्लोमेटिक, हर तरह के कैरेट डैंगल करता जा रहा है। और कहीं ना कहीं भारत को यह समझना होगा कि हिस्टोरिक टाइज कितने भी मजबूत हों, इफ इट स्टॉप्स मेकिंग इकोनॉमिक सेंस फॉर बांग्लादेश, then definitely they will not be averse to being friends with China also in addition to India। और एक बार चाइना ने पांव पूरा घुसा दिया फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ चाइना बीइंग एबल टू कैजोल एंड ल्यूर बांग्लादेश अवे फ्रॉम इंडिया? प्यारे दोस्तों, हमारा जो प्रीमियम सेक्शन है यूट्यूब पर वो बहुत ही अद्भुत सेक्शन है। आप अभी के अभी बिना किसी शक शुबह के अभी के अभी एनरोल करें। ज्वाइन का बटन इस वीडियो के नीचे दिख रहा है। इट इज अ फैंटास्टिक सर्विस, करंट अफेयर बूस्टर प्रीमियम, जिसमें लगातार हम प्रीमियम वीडियोस लाते हैं, कंटेंट लाते हैं। और जो बच्चे हमारे साथ, सैकड़ों बच्चे जुड़े हुए हैं, इतनी बढ़िया पढ़ाई हो रही है सबकी। लेवल 1, लेवल 2, 2 अलग अलग लेवल हैं। आप इमीडिएटली ज्वाइन करें, यू विल नॉट रिग्रेट योर डिसीजन। बहुत जबरदस्त डिलीवरेबल्स हैं इसमें। हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपकी करंट अफेयर्स की, जनरल स्टडीज की बेसिक सीए लेवल पर तैयारी पूरी हो जाएगी। और सीए बूस्टर प्रीमियम प्लस पावर ऑफ 10 अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन है। उम्मीद करूंगा कि आप ज्वाइन करेंगे। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बहुत अद्भुत है, सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, जीडी इंटरव्यू एमबीए की तैयारी के लिए बहुत अच्छा है, एंड फॉर एनी कॉलेज गोइंग और स्कूल गोइंग स्टूडेंट हु वांट्स टू बी वेरी सर्टन ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यह है आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन। तो इस वीडियो के नीचे जो ज्वाइन का बटन है यूट्यूब का, फटाफट दबाओ, ज्वाइन करो। बहुत रीजनेबली प्राइस्ड है, चिंता मत करो। कोई टेक्निकल दिक्कत हो तो इस स्लाइड में मैंने सॉल्यूशन दे दिया है, इसको फॉलो करो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर भी नहीं हो, pthq@pteducation पे अपने मोबाइल के साथ, नंबर के साथ ईमेल करो, मेरी टीम आपको मदद करेगी। थैंक यू सो मच। दोस्तों, मोराटोरियम का झगड़ा तो चलता ही चला जा रहा है, चलता ही चला जा रहा है, चलता ही चला जा रहा है। अब आज भी सुप्रीम कोर्ट में कोई फाइनल डिसीजन आया नहीं, लोगों की सांसें अटकी पड़ी हैं। 31 अगस्त जा चुका है, क्योंकि आरबीआई चाहता है कि भैया बैंकों को तय करने दो, तो आरबीआई ने पल्ला झाड़ लिया। आरबीआई बोल रहा है बैंक भैया तू तय कर ले, केस टू केस, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, मैं क्या बोलूं। पिटिशनर्स ये बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि हाउ कैन आरबीआई से दैट, आरबीआई हैज टू डू इट।
सरकार ने जवाब में कहा कि 2 साल तक मोराटोरियम और एक्सटेंड किया जा सकता है। हालांकि सरकार का इशारा रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ था। आज काफी लंबी चौड़ी डिबेट हुई। सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि बैंक इंटरेस्ट चार्ज ना करें मोराटोरियम के दौरान, and many borrowers want an urgent extension of moratorium. So whether this moratorium would get extended or not, ये कल परसों में पता चलेगा. It's going to be a very significant decision because companies are under genuine stress. व्यापार है नहीं अभी बाजार में, MSMEs की हालत बहुत खराब है और अगर ये एक्सटेंशन नहीं मिलता है, many of them are bound to go under. एक्सटेंशन मिलने के बाद भी after 3 months, one is not certain as to what will happen, but at least for 3 months you can kick the can down the road. तो 3 महीने की तो शांति हो सकती है। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल, explain the various facets involved in the moratorium case. अमय नाइक मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या शानदार तस्वीर है भैया, उभरते भारत की शानदार तस्वीर। आप मुंबई के सिविल इंजीनियर हैं, बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बोलते हैं कि बहुत कुछ सीख रहा हूं, जीवन में आगे बढ़ रहा हूं। गॉड ब्लेस यू अमय, आपका प्यार बना रहे दोस्त, इसी तरह साथ में जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच। केरल की कोविड की कहानी पूरी टर्न हो गई। केरल बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन अप्रैल मई में इतनी ज़्यादा तारीफ हो गई कि केरल के सर पे चढ़ गया। और हिंदुस्तान में क्या भाई, किसी हिंदुस्तानी आदमी की ज़्यादा तारीफ कर दो तो एकदम से उसके सर में हवा भर जाती, फिर वो बोलता हम ब्रह्मस्मि, अब मेरे से बड़ा कोई नहीं। और शायद केरल में भी ऐसा हो गया, शायद एडिट तो ऐसा ही कह रहा है, आर्टिकल ऐसा ही कह रहा है कि अप्रैल समाप्त होते होते केरल को शायद एक गलतफहमी हो गई थी कि कोविड की लड़ाई तो खत्म हो गई, जबकि वो लड़ाई तो खत्म नहीं हुई थी। पहले बाहर से आने वालों को वो आइसोलेट करता चला गया, लेकिन बाद में लोकल ट्रांसमिशन बहुत बड़े स्तर पर नई नई जगहों पर होने लगा। इंक्रीज टेस्टिंग ने भी नंबर बढ़ाए, लेकिन कॉम्प्लेसेंसी इसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार कारण रही है। और फ्लैटर्न कर्व की बजाय अब तो ये कर्व तेजी से ऊपर बढ़ गया है और केरल की कोविड स्टोरी चेंज हो गई। ऐसा नहीं है कि केरल मैदान छोड़ के भाग रहा है, बट केरल वॉज लाइक अ रोल मॉडल स्टेट फॉर इंडिया। हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी बहुत तारीफ की, पीएम ने तारीफ की, नीति आयोग ने तारीफ कर दी। सोचो, नीति आयोग तारीफ कर रहा है, डॉक्टर पॉल तारीफ कर रहे हैं, 15 मई को कोविड 0 हो जाएगा भारत में वाले डॉक्टर पॉल। तो मतलब केरल की तो बात ही अलग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सारी तारीफ बेकार हो गई क्योंकि अब कोविड तेजी से बढ़ गया है। तो दोस्तों केरल अभी भी कोशिश कर रहा है, पूरा देश इससे लड़ रहा है, बट दिस इज गोइंग टू ड्रैग ऑन एंड ऑन एंड ऑन जब तक वैक्सीन आके पूरा सब तरफ अब लग नहीं जाता। तो वी आर बेसिकली इन अ ब्लैक होल राइट नाउ। द होल वर्ल्ड इज, वी डोंट नो व्हाट डायरेक्शन वी आर टेकिंग। बाहर निकलेंगे, दिस टू शैल पास, पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ेंगे। हमारा अगला सवाल, वेयर डिड केरल गो रॉन्ग इन इट्स कोविड मैनेजमेंट। तो चाइना के साथ हमारी लड़ाई जारी है भैया, और इंडियन आर्मी ने चाइना को झटका देते हुए रेंचिन ला का एक हाई पॉइंट ऑक्यूपाई किया। चाइना बहुत नाराज हो गया और चाइना अपना वही अस्त्र चल रहा है। वैंग यी साहब बहुत टेंशन में दिख रहे हैं, बीपी की गोलियां खा के आए ऐसा लग रहा है चित्र में। वो क्या कहता है चाइना कि भैया डिमार्केटेड एलएसी बनाओ, अनडिमार्केटेड एलएसी से तकलीफ है। तो भारत तो 20 साल से यही बात बोल रहा है। मेरे तब का एक पूरा लेक्चर है इंडिया चाइना टेंशन पे, उसमें समझाया मैंने बहुत डिटेल में 2 घंटे सर पचा के कि ये अनडिमार्केटेड एलएसी भारत बार 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 मैप एक्सचेंज की, और चाइना हर बार पीछे हट जाता क्योंकि उसको फायदा। इस बार भारत ने नहले पे दहला मार दिया तो इनको सुलग, बिल्कुल बुरी तरह से सुलग उठे हैं चीनी लोग। बट अल्टीमेटली भारत कब तक सहन करेगा, और कहीं ना कहीं भारत को भी एग्रेसिव पोस्चर लेना पड़ेगा। वो हमने इस बार लिया है, विच इज वेरी वेरी गुड। दोस्तों बहुत बहुत बधाई हो, विमेन पावर ऑन द राइज। चारू सिन्हा मैडम आईपीएस विल नाउ बी द हेड ऑफ सीआरपीएफ इन मिलिटेंसी हिट श्रीनगर, जो कि एक बहुत बड़ी पोस्टिंग मानी जा रही है। आप तेलंगाना काडर की 1996 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं, बहुत सख्त अधिकारी मानी जाती हैं, और इनको सीआरपीएफ का हेड आतंकवाद से प्रभावित श्रीनगर में बनाना अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने दिया है। इससे पहले ये बहुत सारे एंटी नक्सलाइट ऑपरेशंस को सफलतापूर्वक अंजाम दे चुकी हैं। सो वी विश हर ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू असाइनमेंट, और ये इंडिया के विमेन पावर के लिए फेदर इन द कैप की बात है। बहुत बहुत बधाई आईपीएस चारू सिन्हा मैडम को। प्यारे दोस्तों, हमारे बहुत शानदार कोर्सेज आपका इंतजार कर रहे हैं। टीम के डिटेल स्क्रीन पर हैं, फोन और ईमेल और साइट्स, जानकारी लीजिए। बहुत शानदार सिविल सर्विस के कोर्सेस हैं। इंग्लिश में जरा सी भी दिक्कत हो तो 100 सेशन का ये कोर्स है, बिल्कुल आके मून के आज के आज एनरोल कर लो, आपको बहुत बहुत फायदा होगा। और अगर आपको गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़नी है, ये सिंगल पीडीएफ है, लैपटॉप कंप्यूटर पे बहुत अच्छे से इसको आप पढ़ सकते हो, कॉम्प्रिहेंसिव है, हर एग्जाम में काम आएगा। तुरंत आज के आज परचेज करें। प्यारे दोस्तों, शिवम सक्सेना उत्तर प्रदेश से इतना खूबसूरत टेस्टिमोनियल, इतनी प्यारी तस्वीर और ऐसा खूबसूरत खुला आकाश, आपने टेस्टिमोनियल इतना अच्छा लिखा है। शिवम जी, आपको हृदय से आशीर्वाद।
भगवान आपको बहुत नित्य निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर करें। गॉड ब्लेस यू। बहुत 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 मुझे खुशी है। आपने आखिरी स्टेटमेंट बहुत अच्छा लिखा है, मुझे एक बुद्धिमत्तापूर्ण, तार्किक और विवेकी पुरुष बनाने और सरकारी नौकरी प्राप्त कराने में आपका सराहनीय योगदान रहा। मुझे बहुत बहुत खुशी है। ये तो जीवन की दौलत है, इतनी अच्छी चीजें तुमने सीख ली। गॉड ब्लेस यू बेटा। जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए। दोस्तों, आज के हमारे एडिटोरियल्स आपके सामने हैं। एक ट्रिब्यून से है और एक हमने हिंदू बिजनेस लाइन से लिया है। दोनों को पढ़ लेना अच्छे से पीडीएफ डाउनलोड करके। ट्रिब्यून के एडिट में हमने बताया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप, यहां पर जयदेव रानाडे साहब ने बहुत अच्छा लिखा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जबरदस्त काम यह किया कि 2019 और 2020 में लगातार चीन के ऊपर कार्रवाई 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 करते चले गए। अब उसकी वजह से क्या हुआ है कि चाइना कितना भी बड़ा हो, मजबूत हो, भीमकाय हो, वो हर बार हिलता, हर बार हिलता, हर बार हिलता, परेशान है। वो स्टेडी नहीं हो पा रहा है और ये सबके लिए बहुत अच्छी बात है, बाकी सारे देशों के लिए। और अगर अभी ट्रंप ने छोटी मोटी मिलिट्री एक्शन और कर दी तो उससे और दुनिया को फायदा हो सकता है, प्रोवाइडेड ट्रंप इज एबल टू कंटेन इट। बहुत अच्छा एडिट है, इसको पढ़िएगा आप। दोस्तों, जहां तक इकोनॉमी का सवाल है, इसमें जो चार्ट दिया है ना, ये बहुत अच्छा दिया है कि कितना कितना परसेंटेज रिडक्शन हमारी इकोनॉमी में हुआ, जीडीपी में। इसमें इन्होंने लिखा है कि नियर टर्म सिचुएशन तो इकोनॉमी की बहुत खराब है, लेकिन मीडियम टर्म में अगर सरकार सही कदम उठा ले तो सब कुछ ठीक हो सकता है। और ये बड़ा अच्छा इंस्पायरिंग मैसेज है, इसको आप एक बार पढ़िएगा। लेकिन अगर सरकार ने कदम नहीं उठाए तो भैया दिक्कत ही दिक्कत है। आगे बढ़िए दोस्तों, हमारे दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो कंट्रीब्यूशन देते चलें pteducation.com/contribute पर, और ये सब रिसोर्सेज यूज करते चलें। हमारे साथ आप जुड़ भी सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके खूबसूरत वीडियो हमारे चैनल पर आए। इस लिंक पर जाइए pteducation.com/content-intern, फॉर्म भरिए, हमारी टीम आपसे बात करेगी। आज के लिए इतना ही। माफी चाहता हूं, आज का सेशन लेट हुआ, लेकिन बेटर लेट देन नेवर। कल का सेशन बराबर टाइम पर आएगा और बराबर हमारे 50 सेशन कंप्लीट करेंगे। अप टू 60 हम जाने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।